Hello dear students. Beta, this is second video on chapter 15 our environment from class 10th science. In our previous video we have discussed the role of biotic factor in a ecosystem. इकोसिस्टम में जो हमारे अबायोटिक फैक्टर्स थे बेटा, आप पहले की वीडियो देखेंगे उसमें हम लास्ट में बात कर रहे थे प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज दीज आर द वन जो कि फोटोसिंथेसिस करेंगे। फोटोसिंथेसिस करने के बाद वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड जैसी इनऑर्गेनिक चीज़ों को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं और यही ग्लूकोज आगे चल के फूड चेन के लिए या फूड वेब के लिए सोर्स बनता है एनर्जी का। सो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनिक मैटर को बनाते हैं फोटोसिंथेसिस करके, जो कि आगे कंज्यूमर्स फीड करने वाले हैं या यूज़ करने वाले हैं। फिर हमने बात की कंज्यूमर्स की। कंज्यूमर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऐसा नहीं है कि प्लांट्स ही प्रोड्यूसर्स हैं और वही ऑर्गेनिक मैटर को बनाते हैं तो इकोसिस्टम में सारा क्रेडिट हम प्लांट्स को दे दें। प्लांट्स के बाद अगर बेटा हर्बीवोर्स नहीं होंगे तो हमारे कार्निवोर्स तो भूखे मर जाएंगे, क्योंकि हर्बीवोर्स प्लांट पे फीड करते हैं और प्लांट पे फीड करने के बाद जो ग्लूकोज प्लांट में था वो हर्बीवोर्स के पास आता है और ऐसे हर्बीवोर्स पे फीड करने वाले जो कार्निवोर्स हैं इस ग्लूकोज को या इस ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करते हैं। सो दीज कंज्यूमर्स हर्बीवोर्स मेक अ इंटरमीडिएट चेन जो कि प्लांट में एनर्जी है कार्निवोर तक हम पहुंचा सकें। अगर हर्बीवोर्स बीच में नहीं होंगे कार्निवोर्स बेटे भूखे मर जाएंगे, लेकिन वो प्लांट्स पे फीड नहीं करने वाले हैं। So every animal that is there in forest is having an important role to play. कंज्यूमर्स जैसे कि मैंने अभी आपको फिर से रिकैप्चुलेट कराया, एनर्जी को एक इकोसिस्टम में स्प्रेड करते हैं इन ऑल द डायरेक्शन। प्लांट्स एनर्जी लेते हैं कंज्यूमर, चाहे वो हर्बीवोर्स हों, हमारे कार्निवोर हों या टॉप कार्निवोर हो, और ऐसे वो एनर्जी लेके एक इकोसिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, चैनलाइज कर देते हैं ताकि दूसरे ऑर्गेनिजम्स तक वो पहुंच सके। डिकम्पोजर्स जो भी डेड एनवायरनमेंट होता है एक फॉरेस्ट का या फिर आपकी लोकेलिटी का, तो वहाँ चीज़ों को डिके करने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प लेनी पड़ती है। यू थिंक अबाउट अ कंडीशन व्हेन देयर आर नो डिकम्पोजर्स, नो बैक्टीरिया, नो प्रोटोजोआ, नथिंग, बट एज वी सी इन आर सराउंडिंग कि डेली बेसिस पे बेटा लीव्स हैं, फ्रूट्स हैं, बर्ड्स हैं, स्मॉल इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो डेड होते रहते हैं। तो ऐसे तो हमारी लोकेलिटी में डेड बॉडीज़ का ढेर हो जाएगा। हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए आगे आते हैं डिकम्पोज़र। जो चीज़ें हमें पता भी नहीं चलती वो इनविजिबल होके इनको डिकम्पोज करके हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन कर देते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट रोल हमने क्या डिस्कस किया था कि इसमें जो एनर्जी है, जितना भी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन होता है एक डेड ऑर्गेनिज्म में, डेड टिश्यूज़ में, वो उसको डिकम्पोज करके वापस से एनवायरनमेंट में फिर से सर्कुलेट होने के लिए छोड़ देते हैं। सो अगेन दिस invisible thing, microorganism are again very important for our environment. वो डिकम्पोज नहीं करेंगे चीज़ों को तो हमें जो भी आपके सेल्स हैं वो वाला पार्ट एनर्जी का मिस आउट करना पड़ेगा। हमें वो न्यूट्रेंट कभी नहीं मिल पाएंगे जो डेड ऑर्गेनिज्म में ट्रैप होके रह गए हैं। इट इज़ समथिंग लाइक कि आपकी बुक्स अगर आपके घर में कहीं थी, आपकी मम्मा ने उनको एक बंडल में पैक किया और स्टोर रूम में कहीं डाल दिया। नाउ यू आर लुकिंग फॉर दोज बुक्स ऑल ओवर द हाउस और आपको वो नहीं मिल रही हैं। वो मिलेंगी कैसे? क्योंकि मेन जो एरिया था मम्मा ने आपकी बुक्स को वहाँ से हटा दिया। आप स्टोर रूम को इमेजिन भी नहीं कर रहे हैं और वो कुछ छोटा बच्चा है मान लीजिए फर्स्ट क्लास का, और वो जो बंडल है वो ऐसी जगह रख दिया जहाँ पे वो नहीं पहुँच पाता। तो उसके लिए वो जो बुक्स हैं मेन सिलेबस में से मम्मा ने हटा दी हैं, वो उन तक अब कभी नहीं पहुँच पाएगा। तो एनर्जी जो एक डेड ऑर्गेनिज्म में वो हमेशा ट्रैप हो जाएगी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन सेल्स पे आके एक्ट नहीं करते हैं और उस कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन को फिर से फ्री नहीं कर पाते हैं। तो हमारे लिए उतने एटम्स, मॉलिक्यूल्स टोटल सम में से माइनस हो जाएंगे। तो ये दोबारा से, जैसे आपने 9th में नाइट्रोजन साइकिल की है, कार्बन साइकिल की हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में।
Again, we are moving further with the same topic and now we will be talking about tropical level. तो ट्रॉपिकल लेवल, क्योंकि ये छोटे छोटे टर्म्स बेटा अभी आगे आएंगे फूड चेन में और फूड वेब में, हम देखते हैं ट्रॉपिक लेवल की क्या मीनिंग है। ट्रॉपिक लेवल जैसा कि बेटा आप देखते हैं पिरामिड्स में, एक पिरामिड ऐसे बना गया, फिर इसके ऊपर एक, फिर इसके ऊपर और छोटा छोटा ब्लॉक, ये ऐसे बनते जाते हैं। नाउ एवरी ब्लॉक आई हैव मेड 3 1 2 3, एवरी ब्लॉक ऑफ दिस डायग्राम इज सेड टू बी ट्रॉपिक लेवल। यहाँ पे प्लांट्स होंगे, प्लांट को हर्बीवोर खाएगा, हर्बीवोर इज नाउ बीइंग इटन बाय अ कार्निवोर, कार्निवोर हर्बीवोर्स को खा लेंगे। लेकिन ये ट्रॉपिक लेवल क्या है? ये स्लैब्स जो हमने बनाई है, एक पिरामिड टाइप का ये बन गया है, व्हाट डज इट मीन? बेटा एक कॉमन लैंग्वेज में मैं अगर समझाऊँ, ट्रॉपिक लेवल एक ग्रुप बना लेते हैं ऑर्गेनिजम्स का, जहाँ पे हमने उन ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज कर रखा है जो न्यूट्रिशन एक सेम सोर्स से लेते हैं। देखिए मैंने अपने डेफिनेशन में 2 इम्पॉर्टेंट वर्ड यूज़ किए हैं। न्यूट्रिशन, सारे एनिमल्स को या ऑर्गेनिजम्स को हम एक कैटेगरी में, एक ट्रॉपिक लेवल में डाल देते हैं, जिनमें सिमिलैरिटीज़ हम किस बेसिस पे देख रहे हैं? न्यूट्रिशन। यानी सारे के सारे प्लांट, चाहे वो एल्गी है, ब्रायोफाइट्स हैं, एक्वेटिक है या लैंड पे पाए जाने वाले प्लांट्स हैं, हम उनको सबसे नीचे रखते हैं ट्रॉपिक लेवल में, सबसे बड़े स्लैब में नीचे रखते हैं। अभी डायग्राम भी हम डिस्कस करेंगे। तो वो एक अलग टॉपिक लेवल है। क्यों? क्योंकि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन बिल्कुल सेम है, सारे के सारे फोटोसिंथेसिस करते हैं, दीज ऑल आर ऑटोट्रॉपिक, और ऐसे ही अपना ग्लूकोज खुद सिंथेसाइज कर लेते हैं। तो है ना, इनमें सिमिलैरिटी है, बहुत बड़ी सिमिलैरिटी है कि ये ऑटोट्रॉप्स हैं, सारा एक जैसे ही खाने की सिंथेसिस कर रहे हैं। फिर सेकंड ट्रॉपिक लेवल हमारा हर्बीवोर्स का होता है, जिसको हम प्राइमरी कंज्यूमर भी बोलते हैं। प्राइमरी, प्रोड्यूसर के बाद जो सबसे पहले आएंगे, क्योंकि जो हमारे कार्निवोर हैं, लॉयन है, वो प्लांट पे फीड नहीं कर सकते, तो उनको एक इंटरमीडिएट चाहिए, कोई मिडिल पर्सन चाहिए। तो जो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, दीज आर हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स बेटा अब फिर से वही बात, चाहे वो कैटरपिलर है, कोई इंसेक्ट है, रैबिट है, या बहुत बड़ा एलिफेंट है, हम सब ऑर्गेनिजम्स को, सारे एनिमल्स को हम एक ही ब्लॉक में बंद कर रहे हैं और उनको हमने नाम दे दिया प्राइमरी कंज्यूमर। किस बेसिस पे? अभी हमने क्या देखा प्लांट में, क्योंकि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन बिल्कुल सेम है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेम है मतलब दीज ऑल आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स, और यू कैन से प्लांट प्रोडक्ट। या तो डायरेक्टली वो प्लांट को खा रहे होंगे, या प्लांट जो प्रोडक्ट देता है, फ्लावर्स है, फ्रूट है, नेक्टर है, ये उस पर डिपेंडेंट है। ओके, सो दिस इज ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल में वो ऑर्गेनिजम्स कलेक्टिवली पाए जाते हैं जिनमें फीडिंग हैबिट, ईटिंग हैबिट, या हम स्पेसिफिकली बोले मोड ऑफ नरिशमेंट सेम होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन in terms of food chain and food web. Food chain, now just like a train, we are having engine in the very beginning. कोचेस को मैं सर्कल से बना रही हूँ, ये देखिए। सो 1 by 1, दिस इज 1 2 3 and 4, एक चेन बन गई है। ठीक है, हम बच्चों की चेन भी बनाते हैं जब उनको प्लेग्राउंड में लेके जाते हैं कि आपको एक पर्टिकुलर गेम है, चेन फॉर्म में खेलना है। तो जब हम एक बच्चे को बोलते हैं कि आप दूसरे स्टूडेंट का जो हाथ है उसको होल्ड कर लीजिए, तो अगेन वहाँ पे भी एक चेन बन गई है। सो दिस फूड चेन इज समथिंग लीनियर। लीनियर मतलब उसकी कोई ब्रांचिंग नहीं है बेटा, एक ही फॉर्म में 1 by 1 यहाँ पे आपको ऑर्गेनिज्म कनेक्टेड या देखने को मिलेंगे, जैसे नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। ये है चेन का मतलब। हम फूड चेन की डेफिनेशन समझने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ व्हाई दीज आर कनेक्टेड, 1 2 3, ये हमने सीरियल के अकॉर्डिंग क्यों इनको अलाइन कर रखा है? ऑन द बेसिस ऑफ फूड, क्योंकि इनको खाना चाहिए। खाना हर्बीवोर को कहाँ से मिलेगा? प्लांट से। नंबर 1 हमेशा प्लांट आएंगे, बिकॉज अभी हमने देखा प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स, यही ऑर्गेनिक मैटर एक इकोसिस्टम में प्रोड्यूस करते हैं। सो दिस इज नंबर 2 हर्बीवोर। नंबर 3 पे हम कार्निवोर को ले लेते हैं, कार्निवोर इस हर्बीवोर को खा लेगा। तो पहले एनर्जी प्लांट ने मैन्युफैक्चर की, मेन फैक्ट्रीज हमारे प्लांट हैं, प्लांट से ऑर्गेनिक मैटर हर्बीवोर में आया, हर्बीवोर से कार्निवोर। सो वी आर टॉकिंग अबाउट चेन।
हमने सिर्फ एक चेन फॉर्म में 1 बाय 1 ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल्स लिए, सो दैट इज़ वाई द टर्म इज़ चेन। इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, कोई फोर्थ इधर उधर से नहीं ऐड ऑन हो रहा है। तो जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर स्टार्टिंग में हमारे पास एक प्लांट है, प्लांट को रैबिट खाएगा। ये डायग्राम जो मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ एनसीईआरटी में दे रखा है बेटा। तो एक ट्री है, ग्रास है, ग्रास को रैबिट खा रहा है और रैबिट को फिर एक लॉयन खा रहा है। सो दीज 3 ऑर्गेनिजम्स आर इन आर फूड चेन, और वो एक के बाद एक एरो में, जैसे मैंने अभी बनाया था, रिप्रेजेंट कर रखे हैं। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ इन स्ट्रेट फॉर्म, लीनियर फॉर्म है, इसलिए हम इसको फूड चेन कहते हैं। और डेफिनेशन अगर हम प्रॉपर करते हैं, सो यहाँ पे सीक्वेंस दैट वी गेट आफ्टर अरेंजिंग एनिमल्स इन हाई ट्रॉपिक लेवल, एंड दैट again is need to be done on the basis of their position in a ecosystem। तो ऐसी चेन जब हमें मिलती है हम उसको फूड चेन कहते हैं। लोअर क्लासेस में हमें ये डेफिनेशन एक सिंपल लाइन में सिखाते हैं मैम, हु इज़ इटन बाय हुम, कौन किसको खाता है। अगर हम ऐसे रिप्रेजेंट करने लगते हैं, एक के बाद एक ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करने लगते हैं ब्लॉक से, नंबर से, डायग्राम से, तो हमें एक फूड चेन मिल जाती है। Fine. So a serial position which we are getting once we are arranging the organisms on the basis of their trophic level। बेटा मैंने डेफिनेशन में बार बार 2 वर्ड यूज़ किए हैं। पोजीशन इंपॉर्टेंट है, आप हर्बीवोर को पहले और फिर प्लांट को फिर कार्निवोर को नहीं रख सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं बोल रही हूँ सीरियल है, लाइन में रखना है, कोई ब्रांचिंग नहीं करनी है। सो दैट थिंग विल बी फूड चेन। Next thing is the law of 10% flow of energy. Very, very important. Let me mark this. This is important. So the person was Raymond Lindman. उन्होंने एक लॉ दिया था, क्योंकि हम फूड की बात कर रहे हैं, एनर्जी की बात कर रहे हैं, ट्रॉपिक लेवल्स की बात कर रहे हैं। सो व्हाट ही हैज़ टोल्ड अस कि जो हमारा एक ट्रॉपिक लेवल होगा, अभी हम इसका एग्जाम्पल भी करने वाले हैं। तो अगर एक एनिमल है, हम फिर से प्रोड्यूसर प्लांट, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स को ओमनिवोर्स, ये देखिए एरो अब हमने बना लिए हैं। तो एक हर्बीवोर अगर पूरे प्लांट को खा जाता है, फिर से हम रैबिट को लेके आते हैं। हमारे पास एक रैबिट है, उसने ग्रास को खड़ा अपरूट किया एंड ही हैज़ अटन ऑल द पार्ट्स ऑफ दैट प्लांट। उसने उस ग्रास का कोई भी पार्ट नहीं छोड़ा, सारी लीव्स, रूट, फ्लावर्स, जो कुछ भी उसके पास था इंक्लूडिंग रूट्स, वो सब कुछ खा गया। तो अगर बेटा उस प्लांट में लेट्स से 10,000 किलो जूल एनर्जी है, तो क्या वो सारी की सारी रैबिट के बॉडी में चली गई? अगर हम इसको कार्बन के फॉर्म में बात करें, अगर प्लांट के पास 10 नहीं है, ये 1000 किलो जूल ऑफ कार्बन एटम्स थे। कार्बन एटम्स, हम एक हाइपोथेटिकल नंबर लेके चल रहे हैं, 1000 कार्बन के एटम्स थे, मॉलिक्यूल्स थे, या फिर कोई भी आप कंपाउंड मान लीजिए, क्या वो सारा हर्बीवोर को मिल जाएगा? रेमन क्या बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। आपको इस परसेंटेज को कन्वर्ट करना पड़ेगा 10% में। सो प्लांट के पास कितनी एनर्जी थी? 1000 किलो जूल। हम इसका निकालेंगे 10%। सो यहाँ पे हमारी कितने ज़ीरोस डिटेक्ट हो जाएंगी? 1 ज़ीरो इज़ बीइंग कट, तो डिनोमिनेटर में 1 ज़ीरो मिली, 1 ज़ीरो हम यहाँ से कट कर देंगे। तो हमारे पास बेटा जो आंसर आएगा दैट इज़ 100 किलो जूल। तो 100 किलो जूल जो एनर्जी है वही सिर्फ हमारे बेचारे हर्बीवोर को मिल पाएगी। उसने प्लांट को जो खाया उसमें कितनी थी? 1000 थी, लेकिन हर्बीवोर के पास कितनी पहुंची? 1000 का 10%, ठीक है, जो कि आपका 100 किलो जूल रह गया। एक कार्निवोर, स्टोरी अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है, एक लॉयन आया, लॉयन अब इस रैबिट को खा गया। रैबिट में कितनी एनर्जी पहुंची थी? 100 किलो जूल। अब हम इसकी फिर से 10% निकालेंगे और 10% में फिर से 1 ज़ीरो कम हो जाएगी, यानी लॉयन को अब कितनी मिलेगी? 10 किलो जूल इज़ द आंसर। लॉयन को कोई और खा रहा है तो उसको सिर्फ और सिर्फ 1 किलो जूल एनर्जी अवेलेबल होगी। सो दिस इज़ द लॉ कि एनर्जी जो ट्रॉपिक लेवल में आगे बढ़ती है वो कम होती जाती है। किस रेशियो में? टोटल एनर्जी का सिर्फ 10% ही आगे जाता है। नाउ लुक एट दिस वेरी वेरी क्लियर डायग्राम।
मैं जूम कर रही हूँ, आई होप नाउ इट इज़ विजिबल। तो यहाँ पे देखिए बेटा, हम सनलाइट को बाद में लेंगे क्योंकि सनलाइट के लिए मुझे थोड़ा सा कुछ आपको अलग बताना पड़ेगा। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोड्यूसर्स, फाइन। ये रहे हमारे नंबर 1 ट्रॉपिकल लेवल के ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स। तो प्लांट के पास 10,000 जूल थी, तो यहाँ इसका 10% निकल के हर्बीवोर्स के पास गया। फिर हमने 10% निकाल के सेकेंडरी कंज्यूमर को दिया और इसका 10% चला जाता है टॉप मोस्ट कार्निवोर को, यानी टर्शरी कंज्यूमर को। तो हर एक लेवल पे आपकी टोटल एनर्जी का सिर्फ और सिर्फ 10% हिस्सा ही यूज़ होके नेक्स्ट एनिमल को मिल पाता है। नाउ व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, अगर रैबिट ने पूरा प्लांट खा लिया है तो उसको 1000 किलो जूल एनर्जी क्यों नहीं मिली? क्यों उसको 100 किलो जूल एनर्जी मिली? नाउ द आंसर इज 90% जो बेटा उसके पास ग्लूकोज था प्लांट के पास, वो उसने अपने लाइफ प्रोसेस को कैरी आउट करने में यूज़ कर दिया है, खर्च कर दिया है। वो कभी रैबिट को नहीं मिलेगा। उसके पास था, बहुत सारा ग्लूकोज था। चलिए हम 1000 मॉलिक्यूल लेके चलते हैं। 1000 मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज थे। प्लांट के पास ग्लूकोज कहाँ से आया? उसने फोटोसिंथेसिस की ग्लूकोज बनाया और ये जो ग्लूकोज था उसने अपनी बॉडी में स्टोर कर लिया। अब रैबिट उसको खा रहा है, लेकिन बेटा प्लांट सेल से बना है। सेल अगर आपकी फंक्शनल यूनिट है तो वो तो केमिकल रिएक्शन करेंगे। केमिकल रिएक्शन करने के लिए हमें एटीपी चाहिए, हमें ग्लूकोज चाहिए। तो वो 10,000 जो उसके पास मॉलिक्यूल्स थे, 1000 मॉलिक्यूल्स थे, उसका 90% उसके सेल यूज़ कर चुके हैं, वो खर्च हो चुका है और रैबिट को कभी नहीं मिलेगा और दूसरे प्रोडक्ट बन गए। जहाँ पे ग्लूकोज था अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बन गए, दूसरे प्रोडक्ट बन गए हैं जो कि रैबिट के किसी काम के नहीं है। रैबिट ग्लूकोज चाहता था। गॉट इट? तो प्लांट ने क्या किया, 100% में से 90% पार्ट तो जिंदा रहने के लिए खर्च कर दिया, क्योंकि जिंदा रहने के लिए आपके सेल्स काम कर रहे हैं और सेल्स काम करेंगे तो उनको एनर्जी चाहिए। एनर्जी वो किससे लेंगे? ऑर्गेनिक मैटर से ही लेंगे, ग्लूकोज से ही लेंगे। सो दैट इज वाई प्लांट जो लिविंग था उसका सिर्फ और सिर्फ 10% पार्ट ही रैबिट को मिल पाता है। 90% उसने खुद की एक्टिविटीज़ में, जो कि लाइफ प्रोसेस हम बोलते हैं, वाइटल लाइफ प्रोसेस हमें कहना चाहिए, ज़िंदा रहने के लिए जो केमिकल रिएक्शन एक सेल परफॉर्म करता है, उसमें सेल ने वो सारी एनर्जी यूज़ कर डाली है। गॉट इट? तो ओनली 10% of energy is passing to next tropic level when we are talking about a food chain. सिर्फ 10% ही आगे पास ऑन होता है। नेक्स्ट थिंग इज द कंसेप्ट ऑफ फूड वेब। नाउ फूड वेब में अगर हम देखेंगे, पहला वर्ड ही बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन। फूड चेन में मैंने आपको बार बार बताया कि लीनियर 1/1 अरेंजमेंट होती है ऑर्गेनिज्म की। फूड वेब में कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन जाता है। ये देखिए वेरिएशन आ जाती हैं। अगर एक लॉयन है, उसको रैबिट नहीं मिल रहा, वो डियर को खा सकता है, डियर अवेलेबल नहीं है, वो जिराफ को खा सकता है, जिराफ नहीं है, एलिफेंट है या और कोई हर्बीवोर है, वो उस पर भी फीड कर सकता है। वैरायटी आपको कब मिलेगी खाने की? जब उस इकोसिस्टम में ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी ज़्यादा हो, बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, ज़्यादा नंबर एनिमल्स के होंगे, प्लांट्स के ज़्यादातर आपको वैरायटी अगर वहाँ देखने को मिलेंगी, तो हर्बीवोर्स के पास भी वेरिएशन है, ऑप्शंस हैं सिलेक्शन के लिए कि झाड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं तो ग्रास पे फीड कर सकते हैं, ग्रास ख़त्म हो गए हैं तो हर्ब्स है वो उन पे फीड कर सकते हैं, फिर ट्रीज़ बाद में उनके पास ऑप्शन आता है। और अगर आप सिर्फ एक ऐसा इकोसिस्टम देख रहे हैं जहाँ सिर्फ ग्रास ही ग्रास है, ग्रास को गोट खा गया, जिराफ खा गया, बाद में उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। एक फॉरेस्ट है जहाँ पे प्लांट्स हैं और सिर्फ रैबिट है। अब लॉयन है, लॉयन के पास सिर्फ रैबिट एक मात्र ऑप्शन बचता है फीड करने के लिए। कल को रैबिट एक्सटेंट हो जाते हैं तो लॉयन भूखा मर जाएगा, क्योंकि और कोई एनिमल उस फॉरेस्ट में है ही नहीं। तो फूड वेब बेटा कंसेप्ट हमें क्या समझाता है कि किसी भी इकोसिस्टम को लॉन्ग टर्म में सपोर्ट करने के लिए वी नीड मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। हमें ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे प्लांट्स की वैरायटी, एनिमल्स की वैरायटी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी को इनकलकेट करना पड़ेगा। ग्रो करने के लिए कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, क्योंकि जितने ज़्यादा आपके ऑर्गेनिज्म होंगे उतने ज़्यादा वहाँ पे फूड वेब के ऑप्शन बनेंगे। आप देख सकते हैं, ये देखिए हम एग्जाम्पल लेते हैं
कॉर्न का, मेज प्लांट का। ग्रास ओपर उसको खा रहा है। अब ग्रास ओपर नहीं है तो बटरफ्लाई भी इसको खा सकती है। ग्रास ओपर को एक फ्रॉग खा रहा है, और फ्रॉग को एक पाइथन है, वुल्फ है, या ईगल है, या फिर कोई बर्ड है, वो भी इस फ्रॉग को खा सकती है। अगर फ्रॉग मान लीजिए हमारे फॉरेस्ट से या उस इकोसिस्टम से एलिमिनेट हो जाएगा, तो जिस पाइथन, वुल्फ, ईगल या बर्ड की मैं बात कर रही थी, उनके पास रैट भी है। उनके पास रैट नहीं मिलेगा तो ड्रैगन फ्लाई है, ड्रैगन फ्लाई नहीं है तो फ्रूट फ्लाई, फ्रूट फ्लाई नहीं है तो स्मॉल आपकी बर्ड्स भी हैं। तो ये देखिए, ये एक ऐसा फॉरेस्ट है जहाँ पे आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स की एक वैरायटी है, ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो एक ऐसा फॉरेस्ट बेटा जिसमें एनिमल्स कम होंगे, उसके सर्वाइव करने के चांसेस भी कम होंगे। बीच में से कोई एनिमल एक्सटिंक्ट हो जाता है, पॉपुलेशन उसकी कम होती है, तो फूड चेन में जो दूसरा एनिमल है उसकी पॉपुलेशन भी कम होगी। जैसे कि अभी डिस्कस किया, रैबिट नहीं होंगे तो लॉयन भी आने वाले टाइम में एक्सटेंट होगा। सो वी नीड वैरायटी ऑफ दीज एनिमल्स, प्लांट्स फॉर अ हेल्दी इकोसिस्टम, ताकि फूड चेन ना बने, फूड वेब बने, इंटरकनेक्शन हो, वेरिएशंस ज़्यादा हों, और हम वैरायटी फॉर्म को अलग अलग तरीके से यूज़ कर सके नरिशमेंट के लिए, एनर्जी फ्लो के लिए, कि वहाँ पे एनर्जी फ्लो करने वाले एनिमल्स काफ़ी ज़्यादा हैं। एक और क्वेश्चन हम लास्ट में कर रहे हैं, देन वी आर गोइंग टू टर्मिनेट। आगे तो फूड पिरामिड स्टार्ट हो गए हैं। ये देखिए, देयर इज़ वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देर आर जनरली 3 to 4 ट्रॉपिक लेवल्स। ये फूड चेन की खासियत है कि ट्रॉपिक लेवल जो अभी हमने देखिए यहाँ पे भी देखिए, प्रोड्यूसर से मैंने स्टार्ट किया था क्योंकि सनलाइट को हम बाद वाले पार्ट के लिए करेंगे। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर्स। तो यहाँ पे सिर्फ 4 ट्रॉपिक लेवल बने, और एनर्जी देखिए आगे आगे कम होती जा रही है 10% के हिसाब से। तो ट्रॉपिक लेवल सिर्फ 3 या 4 ही क्यों होते हैं? क्योंकि हमें पता है कि एनर्जी बहुत ही ज़्यादा कम आगे तक पहुंच पाती है, ओनली 10%, और 90% वो रैबिट खुद ज़िंदा रहने के लिए यूज़ कर लेता है। तो उसको जो खाएगा उसको सिर्फ रैबिट की 10% मिलेगी, प्लांट की भी 10% रैबिट को मिली थी। तो 10% करते हुए जहाँ से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी 10,000 जूल से, ये ईगल तक आते आते सिर्फ 10 जूल बच गया है। जो ईगल को खाएगा 1% बच जाएगा, यानी 1 जूल बच जाएगा इसका। तो यहाँ पे ट्रॉपिक लेवल जैसे जैसे बेटा आप 3, 4, 5, 6 नंबर की बात करते हैं, एनर्जी लास्ट में आके ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाती है। 1% का फिर आप 10% निकालेंगे, यानी 1 जूल का 10% निकालेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ ध्यान में रखना कि एनर्जी जब आके बच ही नहीं रही बेटा, तो फिर कौन उसको कंज्यूम करेगा। So energy is drastically reduced as we go upward from the producer. प्रोड्यूसर के पास सबसे ज़्यादा है, फिर कंज्यूमर में, प्राइमरी कंज्यूमर में ये कम हुई, फिर आगे चल के देखिए कितनी ज़ीरोज़ आपकी कम होती जा रही हैं, और आगे चल के एनर्जी टोटली ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है, नेग्लिजिबल हो जाती है। तो आगे ट्रॉपिकल लेवल का भी रखना पॉसिबल नहीं है, कोई ऑर्गेनिज्म वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकता। तो जो ट्रॉपिकल लेवल जितना ऊपर होगा, एनर्जी उसको उतनी ही कम मिलेगी। दैट इज़ द मेन डेप्थ ऑफ दिस टॉपिक, और इसीलिए हर एक फूड चेन 3-4 ऑर्गेनिज्म के बाद टर्मिनेट हो जाती है। जो लास्ट में ऑर्गेनिज्म है सबसे घाटे में रहता है, सबसे कम एनर्जी उसके पास, और प्रोड्यूसर्स के पास हमेशा सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी टॉकिंग अबाउट द सनलाइट, कि सनलाइट और प्लांट में क्या हमारा 10% रूल ही लागू होता है या कुछ और है, क्योंकि मैंने अभी सनलाइट को कंसिड्रेशन में नहीं लिया है। टिल द टाइम आप फूड वेब तक पढ़िए, और अगर कुछ क्वेरीज हैं, यू आर फ्री टू कमेंट, यू आर फ्री टू आस्क द क्वेरीज। बाय एवरीवन।